गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं पीके पांडे आपका स्वागत करता हूं अपनी केमिस्ट्री की क्लास में, जिसका नाम है डियर केमिस्ट्री। बच्चों, बहुत सोच समझ के मैंने इस क्लास का नाम रखा डियर केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। अगर उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हाई स्कूल लेवल के केमिस्ट्री में क्लियर नहीं होते हैं तो उनको इंटरमीडिएट में आकर केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत होती है। दैट्स वाई द नेम ऑफ केमिस्ट्री क्लास इज रिटन एज डियर केमिस्ट्री। थोड़ी सी आपकी फीलिंग पॉजिटिव हो जाए इस क्लास के लिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आज की क्लास में मैं इंटरमीडिएट फाइनल के बच्चों के लिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर लेकर आऊँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। माय डियर फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वो चैप्टर है, वो ब्रांच है जिसमें किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी की जाती है, किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी के बारे में स्टडी की जाती है। कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से परफॉर्म करेगा उसकी स्टडी करते हैं। साथ ही साथ वो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को प्रभावित कर सकते हैं। सो वी कैन डिफाइन द केमिकल काइनेटिक्स एज the branch of physical chemistry which deals with the rate of a chemical reaction and the factors affecting the rate of the reaction. So please write down a definition है इसकी। The branch of physical chemistry which deals with the rate of the chemical reaction and the factors affecting the rate of reaction. बच्चों, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड को, चूंकि चैप्टर हमारा बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन पर गवर्न है, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में लिखा करेंगे ROR। ROR stands for rate of reaction. So ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स में हमको पढ़ना क्या है। केमिकल काइनेटिक्स में स्पेशली हमको क्या पढ़ना है, किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में, साथ ही साथ उस रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं, उस रिएक्शन की रेट या वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत करेंगे। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें किन किन टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर की नॉलेज हमको नहीं होगी तो उस रिएक्शन के बारे में हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। और फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 thermodynamics and thermochemistry,
एंड द लास्ट वन द चैप्टर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स या रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें उसके पहले इन टॉपिक्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको मिलनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके होते हैं, और ये चैप्टर 10th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। हमारे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बोर्ड परीक्षा में केवल फाइनल ईयर के सिलेबस आएगा तो 11th के सिलेबस को बहुत हल्के से पढ़ते हैं, उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन आपको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप फिजिकल केमिस्ट्री का इंटरमीडिएट फाइनल का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो उस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। एनीवे, अब हम बात करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कंडक्ट होता है या किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए। बच्चों, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। अगर 3 क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास हैं तो हम उस रिएक्शन के बारे में लगभग सारी बातें इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इज दैट रिएक्शन इज पॉसिबल। हम जिस रिएक्शन को कंडक्ट करा रहे हैं, जिस रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस रिएक्शन की स्टडी करने जा रहे हैं, इज दैट रिएक्शन इज पॉसिबल। जैसे हम लोग कोई काम करने चलते हैं तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वो काम हो पाएगा या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इज दैट रिएक्शन इज पॉसिबल। अब आप सोच रहे होंगे हमें ये कैसे पता चले कि वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल पता चलेगा। अगर आप लोगों ने इंटर फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि किसी भी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी या फिजिबिलिटी की क्या कंडीशंस है। बच्चों, आप लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी का नाम सुना होगा। Gibbs free energy simply represented by capital G. The capital G term is taken from the name Gibbs. And change in Gibbs free energy, it is represented by delta. Change in Gibbs free energy, it is represented by delta. बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के फॉर्म में हम एक प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, या किसी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की प्रेजेंस में वो हो सकता है। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, दैट इज लेस देन जी। If the value of delta G for a particular reaction is negative, that is less than 0, the reaction will take place spontaneously. अगर किसी भी रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का मान ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन स्वतः होगा। सो बच्चों, for the feasibility, for the possibility of a chemical reaction, we should have the value of delta G, and if the value of delta G is negative, the given process, the given reaction will be possible or feasible. So आपने देखा कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, इसकी जानकारी हमको थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन आता है
इफ द रिएक्शन इज पॉसिबल, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि हमने रिएक्शन की फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट कर ली। इफ द रिएक्शन इज पॉसिबल देन व्हाट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल है तो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा। तो क्वेश्चन सेकंड, इफ द रिएक्शन is possible, then what amount of the product will be formed। ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये कैसे पता चले कि रिएक्शन का अमाउंट कैसे प्रोडक्ट होगा। हम कोई तराजू लेकर कोई बैलेंस लेकर तो बैठे नहीं, लेकिन इसकी भी जानकारी हमको मिलती है। हमको इसकी जानकारी आपके द्वारा 11th में पढ़े गए फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम से मिलती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स तीनों चैप्टर्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आपने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का यूज देखा इन द फॉर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। नाउ द यूज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल के, बच्चों ध्यान रखिएगा, दिस इज कैपिटल के, नॉट स्मॉल, क्योंकि हम इसी चैप्टर में स्मॉल के को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। बच्चों अगर एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है A plus B equal to C plus D, and now if this reaction is reversible reaction, रिवर्सिबल आप समझते होंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है और कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, दैट इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। और आपने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का कैलकुलेशन करते हैं एंड इट कम्स आउट टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन the product of concentration of the reactant, that is K equal to active mass or molar concentration of C into molar concentration of D upon molar concentration of A into molar concentration of B. That is, in the expression of equilibrium constant, the molar concentration of products is present in the numerator. This simply implies that the value of K is directly proportional to the concentration of the molar concentration of products. It means that if for any given reaction the value of K is higher, the product formed will also be higher, and vice versa. If in any given chemical reaction the product formed is higher, the amount of products formed is higher, the value of equilibrium constant will also be higher. So बच्चों आपने देखा कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बारे में जानकारी रखते हैं, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के मान की जानकारी रखते हैं, तो हमें बता सकते हैं कि उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अमाउंट क्या होगा, उसका अमाउंट अधिक होगा या उसका अमाउंट कम होगा। सो आपने देखा कि दूसरा चैप्टर जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसका यूज किस तरीके से किया है। अब आपको इन दोनों चैप्टर्स के दोनों पॉइंट का मैं कनेक्शन बताता हूं। थर्ड क्वेश्चन बच्चों जो मन में उठता है उसकी बात हम थोड़ी बाद में करते हैं, पहले हम एक रिलेशन की बात करते हैं। ये रिलेशन डेल्टा जी, द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, इसके बीच में एक कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूं
दोनों क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखिएगा। द फर्स्ट वन वाज इफ द रिएक्शन इज पॉसिबल, जिस रिएक्शन को हम कंडक्ट करा रहे हैं वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से मिला। दूसरा, इफ द रिएक्शन इज पॉसिबल देन व्हाट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, और इसकी जानकारी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से मिलती है। नाउ द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, relation between delta G and K। और बच्चों ये रिलेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हुए पढ़ा होगा। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको आप कभी ओमिट नहीं कर सकते, इसको आप छोड़ नहीं सकते, आगे चल के भी आपके काम आता रहेगा। डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT log K base 10। Very simple and very important। This reaction describes the connectivity between the Gibbs free energy change and equilibrium constant for a given reaction। Now इस रिएक्शन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर देता हूं, आप भूले ना। दिस इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इट्स नेगेटिव वैल्यू gives the information about the feasibility of reaction, and its negative value provides the information about possibility or feasibility of reaction। Delta G, this is the change in Gibbs free energy, and its negative value provides the information about the possibility of reaction। Now हम लोग K पर देखते हैं। K, the equilibrium constant। equilibrium constant, and the value of equilibrium constant gives the information of amount of product formed, and its higher value gives the information of formation of greater value of products। My dear friends, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टॉपिक आप समझ रहे होंगे। के की वैल्यू हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू हमें रिएक्शन के होने के बारे में जानकारी देती है। मींस इस रिलेशन को जानते हुए, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में कनेक्टिविटी भी स्टेब्लिश करते हैं, और साथ ही साथ हमें भी जान जाते हैं वो रिएक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको कंडक्ट करा रहे हैं, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। बच्चों, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो क्रियाएं स्वतः होती हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अपने आप कापी किताब खोल के हमेशा पढ़ते रहते हैं, कोई कुछ कहे या ना कहे। कुछ बच्चे होते हैं जब उनके पेरेंट्स प्रेस करते हैं
बेटा थोड़ा पढ़ लो, अब टीवी मत देखो, अब खेलो मत, तब वो कॉपी किताब खोल के बैठते हैं। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, ये अपने आप नहीं करने वाले नॉन स्पॉन्टेनियस, और जो अपने आप करते हैं वो स्पॉन्टेनियस। तो the reactions having the negative value of delta G are known as spontaneous reactions. Now come to the third question and the very important question. तीसरा क्वेश्चन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट कराते समय हमारे दिमाग में उठता है, या तीसरा क्वेश्चन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के कंडक्ट कराने के दौरान जिसका आंसर हमारे पास होना चाहिए, एंड द क्वेश्चन थर्ड which is directly related to our topic, the chemical kinetics. कोई रिएक्शन हो गया, उस रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमें वो भी पता चल गया। अब सवाल ये उठता है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट क्या है। किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट क्या है। सो द क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज the rate of product formation, and in very simple way we can say that what is the rate of reaction. What is the rate of reaction? बच्चों इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 बच्चों को दे दी गई, उनमें से कोई बच्चा उसको बहुत क्विकली सॉल्व करके लेके आता है, कोई बच्चा उसके बाद आता है, और कोई बच्चा आधा घंटा बीतने के बाद भी कंटिन्यू उसको सॉल्व कर रहा होता है। ऐसे में क्या कह सकते हैं, जिस बच्चे ने क्विकली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रेट हाई है। जो बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत अधिक समय लेता है, आप कहते हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग रेट बहुत कम है। तो टीचर कहता है अपने बच्चों से स्पीड बढ़ाओ भाई, बहुत स्लो लिख रहे हो, बहुत धीमे काम चल रहा है तुम्हारा। धीमे मीन्स व्हाट? द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज लो। फास्ट मीन्स व्हाट? द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज हाई, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन? जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस रेट से बनेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। किसी भी रिएक्शन की रेट जानने के लिए हम लोग रिएक्शंस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, और ये रिएक्शंस है, पहला वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस, नंबर 2 वेरी स्लो रिएक्शंस, एंड नंबर 3 थर्ड कैटेगरी है which lies between these two extremes। ये रिएक्शन के दो किनारे हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं, एक बहुत तेजी से होने वाला रिएक्शन, एक बहुत स्लो होने वाला रिएक्शन, और कुछ रिएक्शंस ऐसे जो वेरी फास्ट और वेरी स्लो के बीच में आते हैं, ना बहुत तेजी से होते हैं ना बहुत धीमे होते हैं, मॉडरेट कंडीशन में होते हैं, और हम लोग उनको कहते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। बच्चों इन रिएक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, जितना मैंने पढ़ाया आपको, इसको अपनी बुक उठाइए, बुक ना उठाइए, मेरी वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक ही टॉपिक को, एक ही लाइन को कई बार रिपीट किया है। स्टार्टिंग की वीडियोस है, मैं समझता आपके समझ में बातें आनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो आप केमिकल काइनेटिक्स आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, इसकी प्रॉब्लम्स को भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की चर्चा करेंगे, और फिर जब बात होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन कहते किसको है, हम लोग इस क्लास की स्टार्टिंग से रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टर रिएक्शन, स्लोअर रिएक्शन, इन सब बातों की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने आपको ये बताया ही नहीं कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी जानकारी के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा करिए, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो। अगर आप केमिस्ट्री के खुद स्टूडेंट हैं, निश्चित तौर पर मेरी वीडियो सब्सक्राइब करिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आपके घर में कोई केमिस्ट्री पढ़ने वाला है, उसे भी मेरी वीडियो दिखाइए, शायद उसकी समझ में आ जाए और मेरी मेहनत थोड़ी सी सार्थक हो जाए। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और
बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने पर मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। सो सी यू टुमारो, टिल दे बाय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।